हेलो स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्लास 9th के मैथमेटिक्स चैप्टर 1 का नंबर सिस्टम का पार्ट 3 है। इसके पहले हमने 2 पार्ट ऑलरेडी बना दिया है, तो जिन्होंने भी नहीं देखा है वो ज़रूर देख लें। उन दोनों वीडियोस में हमने राजीव प्रकाशन जो कि NCERT बेस्ड है उसके फर्स्ट एक्सरसाइज यानी एक्सरसाइज 1.1 को कंप्लीट कर दिया है और आज हम प्रश्नावली 1.2 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हमने कुछ क्वेश्चंस को इसमें डिस्कस किया है। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है इसमें प्रश्नावली 1.2 में। पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन हैं, ठीक है, ये असत्य हैं कि सत्य हैं बताइए, साथ में कारण के साथ अपने उत्तर भी लिखिए। यानी आपको सत्य असत्य भी बताना है और साथ में कारण भी बताना है कि अगर सत्य है तो क्यों सत्य है, असत्य है तो क्यों असत्य है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। ये सबसे पहले हमने एक वीडियो आपको प्रोवाइड किया था, उसमें हमने संख्याओं के बारे में बताया था। तो संख्याओं में हमने परिमेय संख्या, वास्तविक संख्या, अपरिमेय संख्या सारा कुछ डिस्कस किया था। तो आपको समझ होगा ही कि अपरिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या क्या होती है और वास्तविक संख्या क्या होती है। फिर भी हम आपको एक बार बता देते हैं। परिमेय संख्याएं वो होती हैं जिन्हें हम p/q के रूप में लिखते हैं, यानी फ्रैक्शन के रूप में लिखते हैं। साथ में ये जो p और q होता है ये पूर्णांक होता है। क्या होता है? पूर्णांक होता है, ठीक। और ये जो q है यानी कि जो हर है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होता है, ये कंडीशन है। साथ में एक कंडीशन और है कि इनका जो गुणनखंड होता है ना, वो उभयनिष्ठ जो होता है वो 1 होता है। अगर और भी कुछ उभयनिष्ठ हो रहा है इन दोनों के गुणनखंड से तो हम कहेंगे कि ये परिमेय नहीं है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, इनका जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? 1 ही होना चाहिए, ठीक। तो ये हो गई परिमेय संख्या की बात। अपरिमेय संख्या क्या होती है? जिसे हम p/q के रूप में ना लिख सकें वो अपरिमेय होता है। जनरली जो अपरिमेय संख्याएं होती हैं वो मैक्सिमम अंडर रूट में ही दिखती हैं, ठीक है। और कहने का कुल मतलब पॉइंट में भी दिखेंगे, जिसको हम क्या करेंगे? p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो वो अपरिमेय होती हैं। और परिमेय और अपरिमेय का जो संग्रह होता है, परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं का जो संग्रह होता है उसी को हम कहते हैं वास्तविक संख्या। यानी वास्तविक संख्या में परिमेय संख्याएं भी होती हैं और अपरिमेय संख्याएं भी होती हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? जो अपरिमेय संख्याएं होंगी सभी वो क्या होंगी? वास्तविक संख्या होंगी। तो सिंपल सी बात है, होंगी ही, क्योंकि वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों शामिल होता है। तो हो गया, उत्तर हो गया सत्य। कारण क्या है? क्योंकि वास्तविक संख्याओं का संग्रह यानी वास्तविक संख्या का जो संग्रह होता है उसमें कौन कौन सी संख्याएँ होती हैं? परिमेय और अपरिमेय संख्याएँ होती हैं, ठीक है। तो ये हो गया रीजन, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है दूसरा, संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। कह रहा है कि संख्या रेखा पर जितने भी मतलब √m के रूप में है संख्याएं, ठीक है, बिंदु √m के रूप में होता है जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। तो ये असत्य होगा। क्यों असत्य होगा? क्योंकि किसी भी प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल ऋणात्मक संख्या नहीं हो सकता है। आपको पता है कि हम संख्या रेखा पर पूर्णांक को भी दिखा सकते हैं, प्राकृतिक संख्याओं को भी दिखा सकते हैं और किसको दिखा सकते हैं? पूर्ण संख्याओं को भी हम संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं। ये कह रहा है कि संख्या रेखा पर जो प्रत्येक बिंदु होगा, हर एक बिंदु होगा और किस रूप का? √m के रूप का जो होगा उसका जो वो हमेशा यम क्या होगा? वो प्राकृतिक ही होगा। तो ऐसा नहीं है कि √m के रूप में जो लिखा जाए वो क्या हो? जो यम हो वो हमेशा प्राकृतिक ही हो। क्यों? क्योंकि ऋणात्मक जो संख्याएं होंगी, तो अगर प्राकृतिक संख्या ये रहेगी, ठीक है, अगर यम प्राकृतिक संख्या ही रहेगी तो इसका जो वर्गमूल होगा वो कभी तो ऋणात्मक आएगा नहीं, ठीक है। तो इसलिए हम क्या कहेंगे? हम क्या कह सकते हैं? क्योंकि किसी भी प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल ऋणात्मक नहीं हो सकता, इसलिए यम हमेशा क्या होगी? प्राकृतिक संख्या ही नहीं होगी, ठीक है। तो ये हो गया असत्य। अगला क्या है? अगला है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। क्या कह रहा है? प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो ये भी क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा, ठीक
ठीक है, क्योंकि वास्तविक संख्या में परिमेय भी होता है, अपरिमेय भी होता है। तो अपरिमेय है, लेकिन क्या परिमेय संख्या अपरिमेय हो सकती हैं? नहीं हो सकती। ठीक है, तो इसलिए ये कथन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा कि सभी अपरिमेय संख्याएं वास्तविक हो सकती हैं, लेकिन सभी वास्तविक संख्या केवल और केवल अपरिमेय नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय दोनों शामिल होता है। ठीक, तो ये कथन क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। कारण क्या लिखेंगे? क्योंकि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में परिमेय संख्याएं भी उपस्थित रहती हैं। ठीक है, इसलिए ये कथन क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। ठीक, जैसे अगर एग्जाम्पल में हम दो वास्तविक संख्या है, लेकिन ये अपरिमेय संख्या नहीं है, ये तो परिमेय संख्या है। ठीक, तो इसलिए ये कथन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 2 है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं, तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो देखिए, ये होगा नहीं। सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया गया है, जैसे √16 है। ये एक धनात्मक पूर्णांक है कि नहीं है? अब इसका अगर हम वर्गमूल निकालते हैं तो 16 का वर्गमूल क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। 4 आ रहा है ना। अब ये क्या 4 अपरिमेय है? नहीं अपरिमेय, ये क्या है? एक परिमेय है। ठीक है, क्या होगा? यह एक क्या है? परिमेय है। ठीक, तो ये हमारा हो गया, प्रूफ हो गया एक तरह से कि नहीं, सभी धनात्मक संख्याओं का वर्गमूल अपरिमेय नहीं होता। तो ये कहा था यदि नहीं है, यानी नहीं है, तो क्या कहा था कि ये कोई वर्गमूल का उदाहरण लीजिए जो कि क्या हो? परिमेय संख्या हो। तो हमने एक उदाहरण ले लिया √16 और इसका वर्गमूल निकाला तो आ गया 4, और 4 क्या है? एक परिमेय संख्या है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ध्यान से देखिएगा। इसके लिए हमने पहले ही आपको एक वीडियो प्रोवाइड कर दिया है, फिर भी हम आपको एक बार और समझा दे रहे हैं इसको। देखिए क्या दिया हुआ है? दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय सबको याद है ना। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, तो आपको क्या करना है? इस √5 को इसी फॉर्म में तोड़ना है। तो पहले हम 5 को कैसे लिख सकते हैं? 4+1। हमने 4+1 क्यों लिखा? इसलिए लिखा कि आपको ऐसे दो पार्ट में तोड़ना है जिसका स्क्वायर आसानी से बन जाए। ठीक है, तो हम क्या इसको 5 को 2+3 भी कर सकते थे ना, लेकिन 2+3 में न 2 का स्क्वायर बन रहा है, ना 3 का स्क्वायर बन रहा है। सब अंडर रूट के स्क्वायर बनेंगे तब जाके बनेगा। ये तो बहुत टिपिकल हो जाएगा। इसलिए हमें क्या करना है? ऐसे फॉर्म में तोड़ना है जिसका स्क्वायर आसानी से बन जाए। तो 4+1 में हमने तोड़ दिया। 4 किसका स्क्वायर है? 2 का स्क्वायर है। 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। ठीक, अब देखिए, अगर हम फार्मूले पर आएँ तो फार्मूले पर अगर इसको हम पुट करें तो ये जो 2 स्क्वायर है ये लंब का स्क्वायर है, और जो 1 स्क्वायर है ये क्या है? आधार का स्क्वायर है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ जो बचा वो क्या बचेगा? कर्ण बचेगा। बचेगा कि नहीं बचेगा? तो अगर हम कर्ण केवल निकालें तो ये जो स्क्वायर है इधर जाके क्या बन जाएगा? अंडर रूट बन जाएगा। यानी कर्ण बराबर हो गया √2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। ठीक, 2 स्क्वायर मतलब 4 और 1 स्क्वायर मतलब 1 और ये 5, यानी कि यही चीज़ें हमारी सेम टू सेम आ गई। हमने इस फॉर्म में रख दिया। ठीक है, अब आपको देखो, अगर आपको कहा जाए कि आप पाइथागोरस प्रमेय के थ्रू आप एक क्या करिए? पाइथागोरस प्रमेय के लिए हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। तो समकोण त्रिभुज जब हम बनाएंगे तो हम किसको लंब मानते हैं, किसको कर्ण मानते हैं, किसको आधार, ये जान लीजिए। तो 90 की जो सामने वाली भुजा होती है उसको कहते हैं कर्ण। ठीक है, और जो न्यून कोण है, जहाँ भी आप न्यून कोण बनाएं, अगर यहाँ न्यून कोण बनेगा तो इसके सामने वाला लंब हो जाएगा, और अगर यहाँ न्यून कोण बनेगा तो इसके सामने वाला ये क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। ठीक, यानी न्यून कोण के सामने वाला क्या होता है? लंब, और जिस पर दोनों कोण टिके होते हैं उसको कहा जाता है आधार। ठीक, ये बात समझ में आ रही है। अब हमारे क्वेश्चन में कर्ण के जगह पे करड़ी में 5 है। अब हमें ये देखना है लंब और आधार कितना है। तो देखो, लंब यहाँ क्या दिख रहा है?
ध्यान से देखना, यहाँ क्वेश्चन में लंब क्या दिख रहा है, लंब 2 का स्क्वायर, यानी लंब स्क्वायर है तो 2 स्क्वायर है, यानी लंब की वैल्यू क्या है 2 है, यानी लंब की वैल्यू क्या है 2 है, और आधार की वैल्यू क्या है 1 है। ठीक है, लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा कि ये हम आधार लेंगे, जब हम ये आधार लेंगे तो हम आधार को ज़्यादा रखेंगे, यानी हम 2 को आधार मान सकते हैं और 1 को लंब मान सकते हैं। क्यों, क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो यहाँ आधार लंब 2 हो जाएगा और लंब क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, ये ध्यान रखिएगा कि आधार को हमें ज़्यादा रखना है और लंब को क्या रखना है, कम रखना है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो हमारे पास 2 और 1 है, तो हम किसको ज़्यादा रखें, आधार को 2 ले लेंगे और लंब को क्या ले लेंगे 1। अब हमने एक संख्या रेखा बना लिया, ठीक है, और इस पर समकोण त्रिभुज पहले बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, इसके थ्रू। ठीक है, हमने आधार पे कितना ले लिया, ये 2 ले लिया, ठीक, 2 ले लिया आधार, 2 सेंटीमीटर मान लिया, 2 इकाई। अब लंब लेना है, लंब हमने स्केल से माप लिया, कितना 1, कितना ले लिया 1 ले लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में मिला देंगे, मिला दिया, ये समकोण त्रिभुज बन गया। अब ये कर्ण है, तो कितना है √5। ठीक है, √5। अब क्या करना है, यहाँ पे कोई पॉइंट है ये पॉइंट O मान लिया गया। ठीक, अब इस पॉइंट और यहाँ पे एक पॉइंट है, इसको मान लिया गया P। ठीक है, और यहाँ पर एक पॉइंट है, इसको मान लिया गया Q। ठीक है, अब क्या करना है, ये O को केंद्र मानकर अपने प्रकार को, जो आपका प्रकार है यानी कंपास है, ये OP का एज ए डिस्टेंस मेज़र कर लेना है कंपास से, O पर रखना है नोक और P तक ले जाना है अपने कंपास को बढ़ा के। ठीक, जब ये OP का डिस्टेंस मेज़र हो जाएगा तो इसको क्या करेंगे, ऐसे डॉट डॉट करके, ऐसे डॉट डॉट करके आगे बढ़ा देंगे। तो ये लाइन पे जहाँ कट करेगा, इस लाइन पर ये जहाँ कट करेगा वही पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा √5। ठीक है, समझ में आया, एक बार देख लो फिगर क्या किया गया है। ये 2 लिया गया है, ये 1 लिया गया है, इन दोनों को आपस में मिला दिया गया है। O से O को केंद्र माना गया है, OP तक का डिस्टेंस प्रकार से लिया गया है कंपास से, लेने के बाद फिर इसको आगे बढ़ा दिया गया है और ये यहाँ पे कट किया है, तो मान लिया गया कि यही √5 है। ठीक है, तो सेंटेंस कैसे लिखेंगे, O को केंद्र, ये O क्या है, केंद्र है, OP, ये OP क्या होगी, त्रिज्या होगी, यही डिस्टेंस लेंगे कंपास से, लेने के बाद क्या करेंगे, एक चाप बनाएंगे, ऐसे चाप बनाएंगे, और ये चाप क्या है, रेखा को बिंदु किस पर, R पर प्रतिच्छेद कर रही है। ठीक है, और अतः ये R क्या हो जाएगा, √5 को प्रदर्शित करता है। ठीक है, यहाँ पे एक बार और देख लो ध्यान से। सबसे पहले हमने क्या किया, √5 को 2 पार्ट में तोड़ा, क्या 4 + 1, 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, और ये 1 का स्क्वायर है। ज़्यादा को आधार लेना है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक, यहाँ तक हो गया। आधार हमें पता चल गया 2 है, आधार क्या है 2 है, और लंब क्या पता चल गया 1 है। अब हम क्या करेंगे, एक संख्या रेखा बनाएंगे, इस पर हमने यहाँ 0 ले लिया, ये 1, ये 2, ये 3। ठीक, इधर माइनस में लेंगे वैल्यू, क्योंकि हम पूर्णांकों को दिखा रहे हैं। ठीक है, ये हो गया। अब हमें क्या लेना है, आधार 2 लेना है, तो यही आधार है, ये हमने 2 ले लिया। अब हमें लंब लेना है, तो हमने 1 सेंटीमीटर मेज़र कर लिया। ठीक है, 1 सेंटीमीटर स्केल से मेज़र कर लिया। अब इस O को P से क्या किया, मिला दिया। ठीक है, अब OP का डिस्टेंस यहाँ पर P है। ठीक, यहाँ पर क्या है, Q है, यहाँ 2 था लेकिन हमने Q बना दिया, 2 रहेगा ही। ठीक है, वो ढक गया है। अब देखो ये कर्ण है, तो कर्ण कितना था, √5। ठीक है, √5 था कर्ण। ठीक, अब देखो क्या करना है, ये O से P की दूरी लेनी है कंपास से, और फिर क्या करना है, एक चाप बनाना है। चाप बनाएंगे इस रेखा को, संख्या रेखा को, जहाँ पर काटेगा, मान लो R बिंदु पर काट रहा है, तो वही R पॉइंट क्या करेगा, √5 को प्रदर्शित करेगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर भी आपको अगर कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।